अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इट हैज़ बीन रियली अ लॉन्ग वाइल बट नाउ आई गेस द वेट इज़ वर्थ इट बिकॉज आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी इन मंसूआ। ही इज़ द मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स and our team was trying very very hard to get him on board, but since he is with us now, we will try to take the full advantage of his time. Without any further delay, please welcome Dr. Usman Jamshed Saab. Welcome sir, how are you? Thank you very much. It's always pleasure to meet with you guys. थैंक यू सर। सर बहुत लंबी हमें बातें करनी है और हमारी बड़ी कोशिश थी, हमने आपके लिए बहुत सारे सवालात भी लिख के रखे हैं, बट वी विल स्टार्ट विद योर अर्ली डेज। व्हाट वाज द चाइल्डहुड ऑफ उस्मान जमशेद लाइक? ओके, मैं कोशिश करूँगा कि सच सच बताऊँ। अच्छा जी, उस्मान जमशेद, यस, अर्ली मैं चिन्नौट से बिलोंग करता हूँ और चिन्नौट से जो स्टार्ट अर्ली स्कूल डेज थे, मैं बहुत ज़्यादा शाय था बिल्कुल भी, और मैं पसंद नहीं करता था सबके साथ मिलना बात करना। तो और मतलब ये भी कंप्लेन आती थी कि मैं जहाँ स्कूल में जिस बेंच पे बिठाया जाता है तो वहीं पे ही जो है ना सारा दिन बैठा रहता हूँ। उसके बाद कुछ चेंजेस आई, कुछ पेरेंट्स ने ख्याल किया, देखा, और उसके बाद शायद खुद भी स्कूल लाइफ ऐसे ही गुजरी। कॉलेज लाइफ के अंदर जाके जो है ना, ख़ास तौर पर स्कूल में, जो हायर स्कूल में जाके वहाँ कुछ चेंज होना स्टार्ट हुई, और थोड़ा सा काम करने का, मैनेज करने का चीज़ों का शौक़ हुआ। और उसके बाद स्पोर्ट्स ने, मैं समझता हूँ, मैंने जो गेम्स बैडमिंटन खेली तो स्पोर्ट्स से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा, एक टीम वर्क मिला, एक एक्टिविटी बनी चीज़ें। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लिया 2005 के अंदर, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे मुझे पता चला, नहीं भाई, करिकुलम के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट क्लब सोसाइटीज़, स्टूडेंट्स क्लब सोसाइटीज़ ज्वाइन की, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जैसे बताया कि आप बहुत शाय थे, व्हाट वर द डिसीजंस दैट यू मेड? कि आप, एक फियर होता है, शाइनेस होती है, कि उसको आपने कैसे ओवरकम किया? हाँ, मैं बताया, इसमें एक तो मैं स्पोर्ट्स थेरापी आप कह सकते हैं कि इसको लिया, और दूसरा कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं ये ऐसा नहीं किया कि शुरू से पहले दिन से जनाब लीडिंग रोल पे आने की कोशिश करूँ। मैंने चीज़ों को ग्रास रूट लेवल से समझने की कोशिश की। जिस भी क्लब सोसाइटी में ज्वाइन किया, बिल्कुल जूनियर मेंबर से स्टार्ट किया, देखा कि यार ये काम अच्छा है, इसमें तो आप, एक तो आपके लिंक्स भी बन रहे हैं, दूसरा आपको छोटे छोटे टास्क करने को मिलते हैं, और हर टास्क कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं कि ये टास्क आपने कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब छोटे स्टेप्स लेते हैं और पर्टिकुलरली वो आपको हेल्प करते हैं, जब छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट आपके साथ आती हैं, तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सर बचपन का हमें कोई मज़ेदार सा वाक़या बताएं। शरारतें बच्चे हमेशा करते होते हैं कि टीचर ने कहा जनाब होमवर्क आप करके दिखाएं जी। होमवर्क हर किसी ने अपने अपनी नोटबुक के ऊपर पढ़ के सुनाना होता था। तो मेरे क्लास वाले को सबको पता था कि मैंने होमवर्क जो है ना नहीं किया हुआ। लेकिन जब मेरी टर्न आई, मैंने अपनी नोटबुक खोली और मैंने एक वो जो ऐसे था, सेल्फ रिटन ऐसे था सुनाना था, वो मैंने उन्हें ऐसे पूरा सुना दिया। और टीचर ने कहा वेरी गुड, बैठ जाएं। अब जब ब्रेक हुई तो सब दोस्त नाराज़ के, तुमने तो कहा था कि काम नहीं किया हुआ। मैंने कहा बेशक नोटबुक चेक कर लो। खोली, वाकई उस पर कुछ नहीं था। वो तो मैंने उसी टाइम जो है उसी टाइम वो जो है पूरा के सुना दिया था। तो तब से मेरे दोस्त कहते नहीं यार, तू जो है ना कहानी अच्छी सुना लेता होता है। सिंस यू आर नोन फॉर रनिंग द सोसाइटीज़ इन मंसूआ, और उसमें यू हैव बीन द लीडर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी यू वर्क इन, यू गाइड द पीपल अक्रॉस। तो आपका किस तरह से एक्सपीरियंस चल रहा है फ्रॉम डूइंग दैट वर्क टू लीडिंग द वर्क विच इज़ बीइंग डन बाय योर सबऑर्डिनेट्स? हाँ, यस, मैं जो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मुझे क्लब सोसाइटीज़ में काम करने का मौका मिला, तो उसमें बहुत चीज़ें लर्न की मैंने, देखा सिस्टम कैसे चल रहे हैं। और पर्टिकुलरली लकीली जब यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पे आए और यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, थैंक्स टू अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ जिन्होंने मुझे असाइनमेंट दी, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि कभी भी जो है ना, मैंने सोसाइटीज़ को ऊपर से लीड नहीं करना, बल्कि सेंटर से लीड करना है। मैं इसलिए अपने लिए कभी भी लीडर का वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं या सुपरवाइज़र का वर्ड यूज़ नहीं करना पसंद करता। हाँ, मैं कोऑर्डिनेटर का वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, सबको साथ लेके चलना है हमने। टीम वर्क का हमेशा क्रक्स ये होता है कि आपने टीम के अंदर कोऑर्डिनेट करना है, सेंट्रली कोऑर्डिनेट करना है आपने, ना कि आप किसी को कहें कि मैं ऊपर हूँ, आप मेरे नीचे हैं, उसके नीचे ये लोग हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में, जो हमारे क्लब सोसाइटीज़ हैं, इनके बीच में भी ये बात इनकलकेट करूँ कि जनाब आपने भी टीम वर्क में इस तरह से काम करना है। तो इस कोशिश पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक कामयाब हैं।
और यही रीज़न है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी क्लब सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में एक अच्छी हार्मनी है। हम जब पहले यूनिवर्सिटी में था जहाँ पे हम उस टाइम क्लब सोसाइटीज़ में थे, तो वहाँ पे सोसाइटीज़ की आपस में काफ़ी अजीब सा कंपटीशन था, थोड़ी पॉलिटिक्स भी होती थी, और उस दौर में थोड़ी सी स्टूडेंट यूनियंस भी थी, वो एक अलग पूरा चैप्टर था। तो लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एक्टिवली हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लब सोसाइटीज़ हैं जो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट आर वर्किंग इन द सोसाइटीज़, वो स्टूडेंट्स जो एक्टिवली इंगेज नहीं रहते, व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न कि स्टूडेंट्स उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते टीचर से? वो क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते? अच्छा, इसमें डिफरेंट, इसकी कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न्स हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ लोग। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप देखें कि हम जब बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के डेज आते हैं, अब आफ्टर प्राइमरी स्कूल सिस्टम, आप मिडल में, हाई में, फिर हायर सेकेंडरी में, ये तीनों स्टेजेस के ऊपर हमारा जो फोकस है सारा का सारा तरबियत का, जो हमने फोकस रखा हुआ है वो करिकुलम सेंट्रिक रखा हुआ है कि स्टूडेंट का पूरा फोकस सिर्फ एक ही बात पे, उसने घर में, रिश्तेदारों में, जहाँ जाना है, एक ही बात हो गई कि कितना पढ़ लिया है, नंबर कितने आए हैं, टारगेट क्या है। मतलब उसकी ये अब 6 साल ज़िंदगी के 6-7 साल बड़े उसके पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ईयर्स थे। हमने वो सारे साल उसको सिर्फ टेक्स्ट बुक जो है हमारी, उस तक हमने कंसाइज कर दिया। अब जब यूनिवर्सिटी में आता है, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में आके वो एक यूनिवर्सिटी तो समंदर होती है पूरा मुकम्मल, जब वहाँ पे आता है तो उसको बाज़ लोग तो कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग पहले 2-3 साल बड़ा स्ट्रगल करना पड़ती है उनको कि जनाब ये यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बहुत से काम करने वाले हैं। खेलोगे, कूदोगे, होगे ख़राब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो जब ये बच्चे ये सुन के बड़े होते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, एफएससी करते हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स करके जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और यहाँ पे इनको कहा जाता है कि प्लीज़ ज्वाइन द सोसाइटीज़, वर्क एंड मतलब ग्रूम योर सेल्फ, तो दे फेल टू ग्रूम देमसेल्व्स ना। तो हाउ डू यू फाइट विद दैट? मतलब एक तो हमारी नॉर्म बन चुकी है, इससे आप कैसे फाइट बैक कर रहे होते हैं? इसमें यह कि हम डेफिनेटली फिर हमें आप जैसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ को लेके चलना पड़ता है। हम बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, हम खुद भी डेफिनेटली, हम खुद क्लब सोसाइटीज़ में रहे, इसके अलावा बहुत से जो हमारे सर्कल के लोग थे, डेफिनेटली अगर डॉक्टर अजहर हुसैन साहब हमारे साथ होते थे, आज के इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर के डायरेक्टर अलुमनाई हैं, और पूरा सेटअप उन्होंने बनाया क्लब सोसाइटीज़ का। इसी तरह और भी हमारे साथ बहुत से मतलब कोलीग्स हैं जो में रहे, एक तो उनकी एग्जांपल्स होती हैं। उसके अलावा आज तो अब तो आजकल मतलब मैं समझता हूँ नाउ डेज़ जो इंटरप्रेन्योरल सेटअप है या सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज़ बड़ी मिल जाती होती है, कॉमन मिल जाती होती हैं। दूसरा एक बड़ा लॉजिकल है कि जनाब जो लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं, और ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ और जितना सारा ये क्रक्स लोग बाहर निकल रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स ग्रेजुएशन करके, तो मार्केट में अगर हम सब ये लोग जॉब की ट्राई करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, पर्टिकुलर इन पब्लिक सेक्टर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे ग्रेजुएट्स को पब्लिक जॉब मिल जाएगी, ये तो अब पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आगे प्राइवेट सेक्टर, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर कोई इतना बड़ा वास्ट नहीं है डेफिनेटली है। तो अब थर्ड बात रह गई कि इन्होंने अपना काम करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी कंपनी सेट करनी है। उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो कभी भी आपको सिर्फ क्लासरूम से नहीं मिलेगा, बल्कि वो पूरी यूनिवर्सिटी की इकोलॉजी से मिलेगा। पाकिस्तान जो है ये जब रैंक करता है, मेरे ख्याल 8 कंट्रीज़ इससे नीचे हैं लिटरेसी रेट की जब हम बात कर रहे होते हैं। और उसके अंदर भी कोई जो कंट्रीज़ हैं जैसे माली का मेरे ख्याल लिटरेसी रेट 35 है, पाकिस्तान स्टैंड्स एट 57% आई गेस। हमारे यहाँ पे लिटरेसी चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो विजुअल लिटरेसी है, उसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट सिनेरियो कि हमारी जॉब्स भी नहीं है, हमने एक इकोसिस्टम भी खुद डेवलप करना है, बट एट द सेम टाइम हमारी ये सारी जो लिटरेसी सिस्टम्स हैं वो भी डाउन है। हाँ बिल्कुल, हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस तरह से कि हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना, अब जिसमें हम बच्चे ने मैट्रिक किया, स्टूडेंट ने इंटर किया, यूनिवर्सिटी में आ गया, 4 साल BS प्रोग्राम में लगाए, उसके बाद फाइनल ईयर में अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। अब यानी आप ये चेक करें, जब स्टूडेंट BS करता है, 16 एजुकेशन करके मार्केट में आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी एज अराउंड 20, 21, 22 इस होती है। अगर हम अपने मिडिल के साथ ही, बिल्कुल मैं समझता हूँ प्राइमरी के बाद ही जब आपका चल रही है, करिकुलम चल रहा है, उसके साथ साथ स्किल बड़ी ज़रूरी है, मतलब स्किल अप हो साथ। यानी कि जब स्टूडेंट कॉमन यूनिवर्सिटी में आए तो उसके पास कोई स्किल अपने साथ ज़रूर होनी चाहिए। अगर
वहाँ पे नहीं तो कम से कम यूनिवर्सिटी के 4 साल में उसे कोई ना कोई अपने पास स्किल्स होनी चाहिए। हमारे पास पहले एक वोकेशनल सिस्टम हुआ करता था बड़ा अच्छा, अब मैं समझता हूँ अभी भी चल रहा है, लेकिन उसे हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वोकेशनल सिस्टम में यह कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो यंग जनरेशन है सारी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब लोग ही FSC मेडिकल करें फिर अच्छे नंबर लें और सारे लोग ही जाके डॉक्टर बन जाएँ। भाई मेडिकल के फील्ड को सपोर्ट करने के लिए पैरामेडिकल का एक फुल फ्लैज सेटअप है, नर्सेज का एक फुल फ्लैज सेटअप है। तो हमें इस किस्म के वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जो मेन प्रोफेशंस को सपोर्ट कर सकें। तो उसके बगैर समझता हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सबको जो है ना साथ लेकर चल सकें और इकॉनमी भी कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे आपने बात की कि स्टूडेंट्स शुड हैव सम स्किल्स राइट इन देयर पॉकेट व्हेन दे आर कमिंग टू यूनिवर्सिटी, व्हाट इज इन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर मोस्ट लाइकली नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे हम जाते हैं क्लासेस में, नोट्स लेते हैं, लेक्चर सुनते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, वी रिपीट द थिंग्स। सो बहुत सारे लोग वही हैं जो कि कर लेते हैं, बट व्हेन वी सी द पर्सनैलिटी ट्रेट्स as for a leader personality, those people like to try new things. एजुकेशन सिस्टम में उन लोगों के लिए क्या है? डेफिनेटली उन्हें नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और अपना विजन ब्रॉड रखें, और सबसे बड़ी बात कि पेशेंस के साथ काम करें और दिल ना छोड़ें। मैं समझता हूँ कि जो है ना इसमें कि गिव अप नहीं करना ये एक बड़ा पर्सनालिटी ट्रेट है कि आप जो है ना आप डेफिनेट जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या कोई नई बात करते हैं तो उसे पहले टाइम में यही कहा था कि नहीं यार इट इज़ नॉट पॉसिबल, या तुम कैसी बात कर रहे हो। तो गिव अप ना करना ये एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी ट्रेट है, पेशेंस के साथ पर्टिकुलरली। आजकल हम एक और बात चाहते हैं, इवन जो मतलब जो जनरेशन है हमारे साथ और जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्शन में रहते हैं पर्टिकुलरली, हम खुद इनसे सीखते हैं। इनका जो एक बड़ा मसला ये है कि वो मिनट्स के अंदर रिवार्ड चाहते हैं कि अभी ये इन्वेस्ट किया, अभी मैंने स्किल सीखी या कोई काम किया, अभी मुझे जो है ना इसका रिवार्ड मिल जाए, या आज रात को मैंने काम किया है, कोई भी कुछ भी सेटअप किया है, अगले दिन जो है ना मुझे इसका कोई ना कोई रिवार्ड मिल जाए। डेफिनेटली रिवार्ड लेने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा जो है ना उसे मुसलसल करने की ज़रूरत है। आई कंसीडर माई सेल्फ कि मेरे से भी ज़्यादा कोई एडवांस जनरेशन आ चुकी है, तो जो हमारी न्यू जनरेशन है ना उनको जो अवार्ड चाहिए वो भी फाइनेंशियल टर्म्स में चाहिए। एक ये बड़ा एक हमारे अलमिया बन गया, उनके घर में बात ही हो रही है कि जी पैसे ये लेके आने हैं, पैसों को ये होगा, पैसे आएंगे तो ये होगा। तो व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द पेरेंट्स कि मतलब अगर बच्चा ग्रूम कर रहा है, अपने कैरियर की तरफ देख रहा है, वो डिफरेंट पाथ्स ट्राई करेगा, वो ऑब्वियसली फेल भी होगा। अगर 10 रास्ते उसने देखे 9 में फेल भी हो जाएगा, बट देर आर सम टाइम्स एंड देर आर मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ कि जहाँ पे बच्चा खुद तो गिव अप नहीं करना चाह रहा होता, बट उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली प्रेशर इतना होता है कि अल्टीमेटली ही और शी हैज़ टू लीव हिज ड्रीम, हर ड्रीम, और उसको जॉब पे लगना पड़ता है। हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है डेफिनेटली। पहली बात तो ये कि आपने कहा अभी आप यंग जनरेशन है भाई, न्यू जनरेशन है, बल्कि मैं समझता हूँ जो इस इरा में आकर रह रहे हैं सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो चुकी हुई है कि सब लोग इस नई जनरेशन के साथ और एक न्यू इरा में ही रह रहे हैं सब लोग। बाकी ये असल में 2 वे चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि हमें पेरेंट्स की डेफिनेटली एक अपना सोशल प्रेशर, कुछ चीज़ें हमने खुद बना लिया है, इसको हमने सोशल प्रेशर जो है क्रिएट कर लिया कुछ चीज़ों का। मैं समझता हूँ बात करते होते हैं हम दोस्तों में, स्टूडेंट्स के साथ मिलके भी ये बात करते हैं कि यार चीज़ें जो है ना आप कभी भी रेस में ना लगें कि आपने जनाब आप नए मॉडल का फ़ोन लेना ही लेना है। इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ आपको ज़रूरत है, मतलब जिस चीज़ को आपको बड़ी की ज़रूरत है, समझते हैं कि बड़ा बहुत चीज़ चाहिए ही चाहिए, इंडिस्पेंसिबल है, नागज़ीर है आपके लिए, आप वहाँ इन्वेस्ट करें, उस जगह पे खर्च करें। तो डेफिनेटली मैंने समझता है कि कोई मुश्किल हो सकती है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है आजकल वो इस पे जा रही है कि हम कम से कम ड्रेस खरीदें, एक जूते के साथ साल चले। जैसे पहले हुआ करता था कि लोग 2-3 जूतों में थ्रू आउट द लाइफ ज़िंदगी गुजारते थे। ये हमने आज जो हमारा जो कमर्शलाइज सिस्टम है, जो ब्रांड्स का सिस्टम आ गया, वो हमें दिखा के हर टाइम स्टूडेंट्स के, यंग जनरेशन के जहन में चीज़ ही ये है कि जनाब हमने हर चीज़ अपडेट करनी है, खरीदने के बाद अगला मरला फ़ौरन उसको हमने स्टेटस पे लगाना है, उसको पूरी दुनिया को बताना है तब तक, और फिर उसको बार बार देखना भी है कि इस पे कितने लोगों ने जो है ना कमेंट्स या लाइक की है। तो ये भी ना एक तरह से वो बिल्कुल एडिक्शन है। लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि जी अब मैंने ये कर लिया और मैंने लोगों को दिखाना ही दिखाना है, एंड इवेंचुअली पीपल गेट डिप्रेस्ड जब उनको नहीं होता, उनके कुछ हालात इतने नागुज़ीर हो जाते हैं। कुछ हमें अब हॉबीज़ भी चेंज करने की ज़रूरत है ना, मतलब हॉबीज़ के अलावा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ट्रेंड इस किस्म का है कि हमने अगर एंजॉय करना है या जाना है कहीं पे तो क्या करेंगे, हम कहीं नॉर्दर्न साइड भी जाएंगे भी तो क्या करेंगे, वहाँ जाके होटल्स में रहेंगे। इट्स नॉट द वे यार, नेचर एंजॉय करें, कैंपिंग कर लें, कोई मतलब आउट ऑफ द वो प्लेयर आपको यहीं से मिलेगा।
आप नेचर में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। गिवन द सर्कमस्टेंसेज, जैसे अभी बात हम करते हैं, नाउ यू लिव इन मुल्तान फॉर कपल ऑफ ईयर्स, गिवन द सिचुएशन, मुल्तान में तो अब ऐसा कोई जगह नहीं है घूमने की, और मेरे भी अगर कुछ रिलेटिव्स वगैरह आते हैं और वो मुझे कहते हैं जी मुल्तान घुमाओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको किले पे ले जाता हूँ। वहाँ पे भी कुछ ऐसे हज़रात हैं जिनकी वजह से बंदा अवॉइड करता है फैमिलीज़ को ले जाते हुए। तो हमारी कौम में एक मेरे ख्याल में ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि वो उनको घूमने की जगह ही नहीं मिलती अदर देन द नॉर्दर्न साइड्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ कैन पीपल मैनेज देयर एंजाइटी, देयर डिप्रेशन, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे जाना? तो उसके लिए ये है कि हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा है कि हम भी हमारे बना रहे हैं, हम जो हमारा यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी हमारी है जो एग्री टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है। उसके अलावा एग्रीवर्सिटी स्काउट जो हमारा यूनिवर्सिटी का रोवर स्काउट ग्रुप है, अब हमने फोर्ट मनरू में जाके कैंप लगाया। उसके अलावा अब जब कुछ हालात कुछ ऐसे थे या जा नहीं सकते थे ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न जब वन अंदर वे, तो हमने एक और काम किया, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैंप्स लगा के वहाँ पे बड़ा अच्छा तरीके से एंजॉय कर लिया, बॉन फायर किया। उसके अलावा मतलब हम चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आप कुछ ना करें, आप घर की छत के ऊपर ही कैंप लगा के जो है कभी देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे उसको। आप जब भी एक अपनी रूटीन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली रूटीन चेंज करने से एंग्जाइटी जो है आपकी और डिप्रेशन जो है वो मैनेज होगा। कोविड के अंदर लोगों ने क्या कुछ नहीं ट्राई किया, ड्यू टू कोविड लोग डेफिनेटली डिप्रेशन मैनेज करने के लिए कई चीज़ें ट्राई की और कई चीज़ें नहीं आई भी। कुछ नए तरीका कार आ गया दुनिया के अंदर, आप डेफिनेटली पढ़ते हैं आजकल तो कार कैंपिंग, वैन कैंपिंग और काफ़ी सारे नई नई जनराज आ गए हैं। जो वैन कैंपिंग का तो सर बल्कि ट्रेंड मेरे ख्याल 27.7% इंक्रीज हो गया था यूएस में ना आफ्टर दैट कोविड वेव। अगर हम देखा जाए डेवलपिंग नेशन, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो गया था, और ऑनलाइन तो हमारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना पढ़ने का। वी हैव सीन पीपल एंड यू एज अ टीचर नो क्वाइट वेल के बच्चे सो रहे होते थे क्लासेस में जूम मीटिंग में आके। तो अभी जैसे 7th वेव आ रही है कोविड की, वी हैव बीन लिसनिंग इन द न्यूज़, तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? पहली बात, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था तब तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था, ना टीचर्स तैयार थे ना स्टूडेंट्स तैयार थे। तो वो एक बड़ा सडन शॉक था। लेकिन अब चूँकि पिछले 2-3 सालों से हम इस ट्रांस में से गुजर रहे हैं, अब चीज़ें काफ़ी हद तक इवाल्व हो चुकी हैं। और इस टाइम जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं ये वही बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टफ़ है। जिस तरह आप कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं तो होती कुछ और है, जब आते हैं तो कुछ और निकलता है। सिमिलर केस जो अब इस टाइम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली हम उनको लेके चलते हैं साथ। हमें पता है कि ये लोग ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आए हुए हैं, तो हम चीज़ों को बड़ी डिटेल से थोड़ा जाना पड़ता है, बीच में जूम इन करना पड़ता है सब बातों को। सर एक मिनट सर, मैं यहाँ थोड़ा सा कट करूँगा, वो मुझे एक वाकया याद आ गया जो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो एक मेरे ख्याल आपने बताया था कि जूम सेशन आप ले रहे थे और कोई उस्मान जमशेद बन के आया था और आपको निकाल दिया था उसने। यस बिल्कुल वैसे ही हुआ था कि ना मैं जब ज्वाइन किया हुआ था अपना, तो डेफिनेटली अब बीच में शरारती लोग भी हमेशा हर जगह पे होते हैं और सिस्टम को लैप्स करने के लिए अटैम्प्ट्स भी होती हैं। तो एक दफ़ा तो एक नहीं बल्कि पूरी क्लास डिसाइड किया हुआ था कि जूम के ऊपर ना हमने सब ने जो अपना नेम रखा हुआ था, डिस्प्ले नेम उस्मान जमशेद रख के याद था। जो बंदा एंटर हो रहा था क्लास के बीच में वो उस्मान जमशेद के नाम से ही आ रहा था। तो ये किस्म की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन अब टीचर भी ट्रेंड हो गए। पर्टिकुलरली मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमने फौरी तौर के ऊपर हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, जितने टीचर्स थे उन लोगों ने कोर्स किया के ऊपर हाउ टू टीच ऑनलाइन। ये कोर्स कंपल्सरी था कि किसी टीचर ने अगर ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो वो कोर्स पहले कंप्लीट करेगा कोर्स के ऊपर, उसके बाद वो ऑनलाइन क्लास जो है उसको टीच कर सकेगा। तो अब इसमें बड़ी बात कि अब एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक जो अच्छे इदारे हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया है। एक तो उसमें जो कोर्सेज़ हैं हमारे और उनका जो हमारा पेपर करने का स्टाइल है पर्टिकुलरली, वो ऑनलाइन के अंदर कभी ये नहीं होता कि व्हाट इज़ दिस, हाउ इट इज़, इनलिस्ट दिस, डिफाइन दिस, ये चीज़ें कभी नहीं चलती। ऑनलाइन के जो एग्ज़ाम होता है हमेशा वो केस स्टडी बेस होता है कि आपको सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है और उस सिनेरियो के अंदर हर किसी ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है और उसके एनालिसिस की बेस के ऊपर एवोल्यूशन हो जाती है कि क्या है क्या नहीं, कितनी इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी नॉलेज कितना है इसके पास। तो डेफिनेटली अब इदारे काफ़ी हद तक इस पर काम कर रहे हैं और काम कर भी लिया हुआ है। अगर हम अपनी बात करें तो इवन जब ये अभी कोविड नहीं भी है तो हम तब भी अपना जो हर कोर्स का एक इदारा है हमारा वो ऑनलाइन चल रहा है ताकि स्टूडेंट्स इन टच रहें। और उसके अलावा कोविड वेव ना भी आए, सर जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है या बढ़ रही है, अगर आप सबको हायर एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपका जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कभी भी इस काबिल नहीं होगा कि आप हर बंदे को क्लासरूम, लेबॉर्ट्री प्रोवाइड कर सकें।
तो आपको ये डेफिनेटली साइड बाय साइड चलाना पड़ेगा। आपके जो थियोरेटिकल पोर्शन है सारा का सारा, ये बहुत जल्द विद इन 5 to 10 ईयर्स ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए यूनिवर्सिटी आया करेंगे, तब ही एक पॉसिबिलिटी है कि हम सब स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। When we talk about the quality education, specifically in this context, has been a rise of 4.9%, I guess, in the enrollment of the students. There are new enrollments of teachers as well. There are almost 27,000 more institutions which are open in this COVID wave, ताकि quality education provide की जाए. But when we see the output of that, अभी तक वो उसी तरीके से है कि लाइक इधर इट इज़ द बुकिश सिस्टम, या हमारी जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा यू कैन से कि वो ओल्ड हो चुका है, हम उसमें से कोई नया आउटपुट निकाल नहीं रहे, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर लाइकली टू चेंज? टीचर्स एक नया करिकुलम लेके आएंगे, डिफाइन करेंगे एचईसी को या हायर इंस्टीट्यूशंस को जो भी ये पॉलिसीज़ बनाती हैं, और इधर वे वी कैन मे बी डेवलप अ न्यू हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम जो कि न्यू नॉलेज लेके आए? डेफिनेटली इसमें हमें ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है. हमारा जो आई गेस के जो एफएससी मैंने की थी, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आज, उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ के आए हुए. डेफिनेटली मॉडर्न साइंस कहीं से कहीं पहुंच गई. अब जब उस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ आ रहे हैं तो आल दो यूनिवर्सिटी के अंदर चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, अपग्रेड भी हो रही होती हैं साथ साथ. पर्टिकुलरली जो मैं समझता हूँ अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बीच में चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं. लेकिन येस, लेट वी एडमिट कि इनकी जो चीज़ों की या एजुकेशन के और इंफॉर्मेशन के इवॉल्व होने की जो पेस है वो इतनी नहीं है जितनी मॉडर्न वर्ल्ड में होनी चाहिए. दूसरा जो आपने बात की एनरोलमेंट बढ़ने की, अभी लास्ट ईयर वैसे एडमिशन पूरी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कम हुआ, कैंपसेस में बढ़ा है. ओवरऑल अब हुआ क्या है, सिस्टम क्या हुआ है, चूँकि हमें टारगेट है सबको जनाब के हमने जो लिटरेसी रेट बढ़ाना है, हायर एजुकेशन आम करनी है. उस चक्कर में हुआ ये कि पहले सब लोगों को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ता था, और यूनिवर्सिटीज़ हमेशा मोस्टली दूसरे शहरों में होती थी या बड़े शहरों में होती थी. अब अगला काम ये किया कि जो कॉलेजेस थे हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, उन कॉलेजेस को एफिलिएशन दे दी गई बीएस प्रोग्राम कराने की. यानी जिस कॉलेज में बच्चे ने एफएससी की है उसी कॉलेज में या उसी शहर में वो बीएस कर रहा है 4 साल. अब उसका जो एक्सपोजर मिलना था, उसे विजन मिलना था, दूसरे शहर में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, भांत भांत के लोगों से मिलके, वो उसको जो है ना वो चीज़ मिसिंग हो गई. और ये अभी मतलब ये आगे थ्रेटफुल है कि जब ये लोग काफ़ी सारे जो एक नंबर है ये इन सब कैंपसेस और कॉलेजेस से बीएस करके आएगा तो एक सिचुएशन और वल्नरेबल हो सकती है. दैट वाज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का मेजर काम है एक्सपोजर देना, हाउ टू बी प्रोफेशनल, हाउ टू गेट प्रोफेशनल ग्रूमिंग. अब जब ये नई वेव निकलेगी जो कि यूट्यूब्स पे लेक्चर लेते रहे हैं, और मोस्टली हमारी आपने भी देखा है कि वेव्स यूट्यूबर्स की ही निकल रही है मोस्टली, या टिकटॉकर्स की निकल रही है, नॉट टू हार्म एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट उनमें वो स्किल्स की कमी है, और वो उनका भी कसूर नहीं है, ड्यू टू कोविड इट हैपेंड. बट वो जो एक वेव सर क्रिएट हो जाएगी जॉबलेसनेस की, और उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, उनसे लोगों को सोशल डीलिंग उनको नहीं आती होगी, तो हाउ वुड यू थिंक दे वुड कोप अप? हमेशा चीज़ें जो हैं रास्ता निकाल लेती हैं. तो मैं समझता हूँ बेशक उनको सोशल जो है उनकी शायद नेटवर्किंग ना हो, सोशल स्किल्स बेहतर ना हो, लेकिन बहरहाल वर्चुअल स्किल्स उनकी जो है कुछ ना कुछ आजकल जो कंटेंट आ रहा है, आप यकीन जाने कंटेंट देखें तो बस ऐसा सा कंटेंट आ रहा है कि बंदा हैरान हो जाता है कहाँ से क्रिएटिविटी निकल रही है, क्रिएटिविटी बह रही है. तो डेफिनेटली उसमें नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव भी आ रहा है. पॉजिटिव क्रिएटर भी आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को. और मैं समझता हूँ अभी आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर में अभी सोशल मीडिया और बस नेक्स्ट 5 ईयर तो कम अज़ कम सोशल मीडिया और कंटेंट्स ये चीज़ चलेगी, और फिर नेक्स्ट इवॉल्व होकर कोई नई चीज़ डेफिनेटली मे बी वुड बी गोइंग टू द मेटावर्स. यस, पर्टिकुलरली डेफिनेटली. वैसे भी जो जेन जी जितनी भी आ रही है हमारी, उनमें एक पेशेंस और पीस लेवल बड़ा कम है, या तो बिल्कुल हाँ या बिल्कुल ना है. दे ईदर वैल्यू अदर ओपिनियन एज द हाई पॉइंट, और दे डोंट वैल्यू द अदर्स ओपिनियन एट ऑल. विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग वुड यू प्रेफर देम टू हैव? डेफिनेटली ये एक बड़ा चैलेंजिंग है आजकल के दौर में. मतलब ओवरऑल अगर आपको किसी की बात पसंद है तो डेफिनेटली यू गॉट 100 पॉइंट्स. अगर आपको पसंद नहीं है
तो यू गॉट ज़ीरो, बल्कि माइनस में नंबर मिलेंगे ना, मतलब दरमियान में कोई रास्ता है ही नहीं। तो इनकी ट्रेनिंग इनको जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर और लॉजिक्स समझने की ज़रूरत है, पर्टिकुलर क्रिटिकल थिंकिंग मैं समझता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ पे काम करने की कोशिश कर रही हैं, हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। जो सोशल एंड रिलीजियस टॉलरेंस कोर्स है या सिटीज़नशिप एजुकेशन कोर्सेज हैं, उनमें कोशिश हमने यही की कि यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट ये कोर्स इनरोल करे, पढ़ेगा, डेफिनेटली कंपलसरी है उसके लिए। तो उसमें क्रक्स यही है कि इनके अंदर पेशेंस, बात को सुनना और बात को सुन के एनालिसिस करना, और एनालिसिस के बाद फिर कोई अपनी राय कायम करना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूरी हैं। I have seen a couple of examples यहाँ पे spontaneous decisions की बात आती है, off the cuff approach की बात आती है, तो there are some times कि वो decision making इतनी अच्छी नहीं कर रहे होते। डेफिनेटली ये पर्सनैलिटी ट्रेट है और ये फौरी तौर पे नहीं बनेगा, उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जहाँ से वो गुजर के आ रहा है, ग्रूम हो रहा है। स्टूडेंट्स को मैं ये तक तो परमिशन नहीं होती, मतलब आम तौर पे वो ये भी फैसला नहीं कर सकता कि उसने मैट्रिक के अंदर बायो रखनी है या कंप्यूटर रखना है। यानी ये बात भी जो है सब लोग बैठ के जो हाउस कैबिनेट होती है बैठ के डिसाइड कर रही होती है कि जनाब आपने जो है ना मैट्रिक के अंदर बायो पढ़ेंगे या कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आप एफएससी मेडिकल करेंगे या एफएससी प्री इंजीनियरिंग करेंगे। अब चूँकि मैं एडमिशन सेक्रेटरी भी हूँ यूनिवर्सिटी का, अंडर ग्रेजुएट का, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जब एडमिशन के डेज़ में, पेरेंट्स भी आते हैं। तो अक्सर कैसे मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन उस टाइम होती है जब जो है ना एक एफएससी या इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट बैठा होता है और हर बात जो है उसके साथ पेरेंट जो होते हैं, फादर या मदर होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इसने ये कर लिया है, ये करना चाहता है या हम चाहते हैं ये करे। मैं कहता हूँ आप प्लीज़ एक मिनट होल्ड ऑन, उससे तो पूछना है कि उसकी राय क्या है। तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि जो है ना हमें थोड़ी सी स्पेस दें बच्चों को, उनकी सुने तो सही, डेफिनेटली उनके पास अच्छी ऑप्शंस होती हैं या उनकी भी कोई थिंकिंग होती है कि क्या हम करना चाहते हैं।